Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by your Pedia. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor. आज की ये वीडियो है रिगार्डिंग जो अभी आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 8 सितंबर को, यानी कि कल। तो इसके रिगार्डिंग ये मेरी वीडियो है। जैसे आपने क्वेश्चंस देखा होगा, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या आपका स्कीम है एग्ज़ाम का एंड क्या क्या उसमें सिलेबस है, जिसमें से कि आज मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके 8 सितंबर वाले एग्जाम में, जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर वाले एग्जाम में, उसके आंसर्स डिस्कस करूंगी। आंसर की भी आपको कमीशन ने दे दिया, राइट, पर कुछ क्वेश्चंस उसमें गलत भी हैं, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 31 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हैं जो आपका सिलेबस है। तो उसके क्वेश्चन, उसके कुछ डिटेल आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्जाम होना है, वो भी पीपीएससी ही कंडक्ट करवाएगी। तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखोगे आपके पास लगभग 4 यूनिट्स हैं इस सिलेबस के अंदर, तो आपका जो सिलेबस है काफ़ी कन्फाइंड है, आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, अनलाइक अदर स्टेट्स जहाँ पे अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट इंजीनियर का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बट पीपीएससी ने जो आपको सिलेबस दिया है वो काफ़ी कन्फाइंड है। तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने की, ठीक है। इस एग्ज़ाम को आप क्रैक भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स से। तो अगर आप देखोगे हमने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है उसी से क्वेश्चंस आए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, एंड इवन जो आपका जो सिविल वाले स्टूडेंट्स अपना बीटेक में एनवायरनमेंट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, पैटर्न ऑफ द रिटन एग्जाम क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट। आपको पार्ट ए दिया हुआ है सिलेबस का, जिसमें 100 क्वेश्चंस है और 4 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 400, एंड 20 मार्क्स का आपका 20 क्वेश्चंस होंगे आपके जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, पंजाबी लैंग्वेज, इन सब का, राइट। तो पार्ट ए में जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम में आपके आए हैं, उनका डिटेल सोल्यूशन। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपका सिलेबस है, लगभग उन्होंने क्या किया है एग्जाम में, हर एक पॉइंट को रेफर किया है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एनवायरनमेंट इंजीनियर के रोल के लिए, राइट। तो बहुत स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कोई एक छोटी सी चीज़ पे जो नहीं गिवन होगी, क्योंकि वो इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, रादर देन फोकसिंग ऑन द जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखो सिलेबस में क्या क्या गिवन आपको, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल हैजार्डस। अगर आप कोई भी स्टेट के एग्जाम उठा के देखो, क्वेश्चन पेपर उठा के देखो एनवायरनमेंट इंजीनियर का, तो हैजार्डस वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट, इवन आजकल बायोमेडिकल वेस्ट से भी काफ़ी पूछा जा रहा है। ऐसे ही आपके इस एग्जाम में पूछा गया है, राइट। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि एनवायरनमेंट जो आप टेक्निकल पार्ट पढ़ते हो, जैसे कि डिस्पोजल टेक्निक्स हो गई, ये ट्रीटमेंट मेथड्स हो गए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड इवन टर्शियरी ट्रीटमेंट भी आपको इस सिलेबस के अंदर गिवन है। फिर सीवर्स भी आपको गिवन है, जिसमें हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ द सीवर पूछा है। थिंक दिस इज विजिबल, राइट, दिस इज द सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में गिवन है, जिसमें से कि सीवर से भी आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। टर्शियरी ट्रीटमेंट जैसे डिसइंफेक्शन से भी क्वेश्चन आया है। फिर हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आया। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वैसे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी क्वेश्चन आया है। आपका स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर से भी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आपका ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट होती है, सम डिस्पोजल मेथड्स जैसे कि इंसिनरेशन, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आया, और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है एग्जाम के लिए। किसी भी आप एनवायरनमेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग न्यू कि आप अगर बोलो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, सिलेबस से हटके कुछ नहीं आया है। तो अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं जो आपका पूछा गया है कल वाले एग्जाम में। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फूड वेस्ट हैज अ टिपिकल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, अब 10%, 20%, 40%, 80%। तो मैं जो ये क्वेश्चन पूछेगी उसका तो सोल्यूशन आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में इसके अलावा अगर इन फ्यूचर जैसे आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्जाम होगा तो उसके नियर अबाउट, अगर जैसे अभी फूड का पूछा है, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि पेपर का बताओ, या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, किसी का भी मॉइस्चर कंटेंट पूछ सकता है, तो वो डेटा भी आपको इस पे मिलेगा। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंजीनियर करियर पॉइंट के नाम से है, ठीक है। उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, किसी भी तरह की क्वेरी है यू कैन आस्क वहाँ पे। तो फूड वेस्ट का टिपिकल मॉइस्चर कंटेंट देखो, पूरा डेटा मैंने आपको दिया है। एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जैसे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फूड वेस्ट है आपका, राइट, आपका पेपर होता है, प्लास्टिक, रबर,
वुड, ग्लास, तो सभी का कंपोनेंट्स का मॉइस्चर कंटेंट ये, जिसमें सबसे ज्यादा देखो फूड वेस्ट का होता है 70%। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसमें कौन सा आंसर मोस्ट करेक्ट है? डी ऑप्शन 80%। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि रबर, वुड, ग्लास, इन सब का कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट होता है तो आप इसको रेफर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग वेस्ट हैज व्हेन कंपेयर टू अदर वेस्ट गिवन बिलो। ठीक है, जैसे फूड वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, गार्डन वेस्ट, इन सब में से किसकी हीट वैल्यू ज्यादा होती है? तो देखो फिर से मैंने सारे कंपोनेंट्स लिख दिए हैं, हीट वैल्यू सबके सामने। तो सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? जो प्लास्टिक है, राइट। प्लास्टिक की हीट वैल्यू कितनी है आपकी? 32,564 किलो जूल पर केजी। उसके बाद किसकी होती है? पेपर की होती है। तो प्लास्टिक, फिर उससे कम होती है पेपर की, देन आपका फूड वेस्ट, देन ग्लास की होती है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन दिया है? प्लास्टिक्स वाला, बी ऑप्शन। तो ये आपका करेक्ट है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आंसर की में आंसर्स ठीक है या नहीं है, हम कहां से मैच करें, तो भी आप इसको रेफर कर सकते हो, इस फाइल को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपके पास डेटा है, आपको सारे डेटा प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच मेथड इज सूटेबल फॉर हैजार्डस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हैजार्डस सॉलिड वेस्ट है, उसको मैनेज करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? देखो हैजार्डस वेस्ट है तो ऑब्वियसली आप कंपोस्टिंग नहीं करोगे, ठीक है, आप ओपन डंपिंग नहीं करोगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन करते हैं। तो बेसिकली देखो इंसिनरेशन क्या होती है? सबसे इफेक्टिव मेथड है फॉर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, सॉलिड वेस्ट का वेट रिड्यूस करने का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? लार्ज फर्नेस होते हैं, बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? उसको बर्न किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? लास्ट में एशेस ही रह जाती है। तो बहुत ही आप बोल सकते हो कि काफी अच्छा मेथड है ये, ठीक है। इससे आपका पोल्यूशन नहीं कॉज होता, जैसे बाकी सब में क्या है, अगर आप ओपन डंपिंग करते हो, कंपोस्टिंग करते हो, तो गैसेस भी कुछ इवॉल्व होती है। तो इंसिनरेशन, आप एक क्लोज चैम्बर के अंदर इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो अपने वेस्ट को। तो विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई। तो हमें सबको पता है पायरोलिसिस है। इंसिनरेशन और पायरोलिसिस में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पायरोलिसिस में क्या होता है? कंबशन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस क्या है? केमिकली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, रबर, इन सबको आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये होती है हमारी पायरोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सा करेक्ट हायरार्की है इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम जब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप बोलो कि हमने जी पढ़ा नहीं है तो नहीं ही कर सकते, ये तो आप कॉमन अपने कहते हैं ना, कॉमन सेंस भी इसमें यूज कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको कोई मैनेजमेंट करनी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो आप हमेशा क्या करोगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप वेस्ट को प्रिवेंट करोगे ना। आप करोगे कि भाई कम से कम वेस्ट जनरेट हो, प्रिवेंशन करोगे वेस्ट की। देन आप क्या करोगे? उसको रिसाइकिल करोगे अगर वेस्ट होता है, फिर वेस्ट की प्रोसेसिंग एंड देन उसको डिस्पोज कर दोगे बाय एनी मेथड, जैसे कि लैंडफिल हो गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको हायरार्की एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन करते हैं किसी चीज की, फिर उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, फिर रीयूज, देन रिसाइकिल, देन वी रिकवर। रिकवर कैसे? या तो आप क्या कर लो, उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, जो जो काम की चीज है उसको आप रिकवर कर सकते हो, देन बाकी जो बचा आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। 6th क्वेश्चन वाज यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो हम सबको पता है जब न्यूट्रिएंट्स एक वाटर बॉडी में जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। अगर हम सोचें कि भाई म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं आता, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो मॉइस्चर कंटेंट पूछा है। मॉइस्चर कंटेंट आप किसी चीज का कैसे निकाल रहे हो? एक आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है, मतलब कोई फूड वेस्ट है जो वेट वेस्ट है उसका, ठीक है, आपने उसको ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद आपको ड्राई वॉल्यूम मिल गई। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालोगे? जितना उसके अंदर मॉइस्चर था वो कैसे मिलेगा? उसका जो एक्चुअल स्टेट में था माइनस जो ड्राई स्टेट है अपॉन जो एक्चुअल वेट था। तो जैसे 50 ग्राम का इसमें बोला है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसको ओवन ड्राई किया, देन आफ्टर ड्राइंग 40 ग्राम आपको उसका ड्राई वेस्ट मिल गया, राइट। मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकलेगा? 50 माइनस 40 अपॉन 50 इंटू 100। तो ये आई गेस आपका 20% आएगा। तो 7 का है आपका बी ऑप्शन, राइट। 8th क्वेश्चन बोल रहे हैं स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इन इफेक्टिव बायोलॉजिकल एजेंट इज। तो जो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होते हैं हमारे, वेस्ट स्टेबलाइजेशन या ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स होते हैं,
उसमें कौन कौन से जो बायोलॉजिकल एजेंट है जो आपके काम आते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, ठीक है, प्रोटोजोअन्स, फंजाई। ये जो वायरस है ये इनइफेक्टिव एजेंट है, ये कोई आपके यूज नहीं आता स्टेबलाइजेशन पॉइंट में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे पूरी प्रोसेस दिखाई है कि वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है इसमें एल्गी के बीच में और आपका, जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड लगून्स, जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स होते हैं इनको हम लगून्स भी बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स भी बोलते हैं, तो शैलो पॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, सनलाइट से, यहाँ पे ये सन है, ठीक है, सनलाइट मिलेगी, एल्गी उसको यूज करेगा। अब एल्गी ने सनलाइट यूज करी तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है, बैक्टीरिया यूज कर रहा है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेगा। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने की वजह से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब क्या है वो एंड प्रोडक्ट्स, आपके अमोनिया, CO2 एंड अदर प्रोडक्ट्स, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो फिर से उन एंड प्रोडक्ट्स को कौन यूज कर रहा है, एल्गी यूज कर रहा है। तो इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं, जो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, राइट। तो बैक्टीरिया और एल्गी, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है। और कुछ जोन्स भी देखो, इन फ्यूचर अगर आपसे पूछ ले कि स्टेबलाइजेशन पॉइंट में कौन से जोन्स होते हैं, जैसे एरोबिक जोन है ऊपर, नीचे फैकल्टेटिव जोन है, फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज भी इसमें यूज होते हैं, राइट। 9th क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पीशी इन्वॉल्व्ड इन डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन केस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। जब हम बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्पीशी है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है वो कौन से, पहले तो वो हेट्रोट्रॉफ्स होती है, ना कि ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो सी डी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हेट्रोट्रॉफ्स में भी कौन से होते हैं, हमारे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स can't produce organic compound from inorganic source, therefore they rely on consuming other organisms, right। heterotrophs क्या होते हैं, जो फूड चेन में दूसरे organisms पे को डिकम्पोज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब उसको फूड मास मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है, उसको बायोमास के अंदर कन्वर्ट करता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है, उसको बायोमास के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जैसे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं एज एनर्जी सोर्स, ठीक है, विच इज यूज्ड इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबस्ट्रेट डिपेंडेंस ग्रोथ इज टिपिकली मॉडल्ड यूजिंग। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, अब ये कुछ वर्ड्स अलग हो जाते हैं पर पढ़ी ये सारी चीजें हमने होती है। जैसे हमने रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ा होता है, ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, फूड बाय F/m रेशियो हम पढ़ते हैं। तो ये जो अपना ग्रोथ रेट होता है ये हम कैसे मॉडल करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से करते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, मोनोड काइनेटिक्स से करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ये हमारी रिएक्शन होती है प्रोसेस, ये भी आपसे कल को पूछा जा सकता है। जैसे पहली फेज क्या होती है, लैग फेज, देन आपकी लॉग ग्रोथ फेज है, फिर स्टेशनरी, फिर एंडोजिनस फेज, या फिर इसको डीके भी बोल सकते हो। अब यहाँ से क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म क्या है, डीके होने लग गए। तो पहले ही कुछ कॉन्सेंट्रेशन देखो बढ़ती है आपकी, लैग फेज जिसको बोलते हैं, फिर लॉग ग्रोथ फेज आता है, फिर कुछ स्टेशनरी हो जाता है, देन डिकम्पोज होना शुरू होके एंडोजिनस फेज आ जाता है आपका। तो इसमें पूछा है कि ये जो आपका सबस्ट्रेट डिपेंडेंट, ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो किस मॉडल की यूज हम करते हैं। तो मोनोड इक्वेशन होती है, मोनोड काइनेटिक्स होती है जिसको हम पढ़ते हैं। तो पूरा मैंने इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ बायोमास ग्रोथ कैसे निकालते हैं, फूड कंजम्पशन, फिर जो लॉग ग्रोथ फेज है उस दौरान आपका जो जिस रेट से बायोमास ग्रोथ है, ठीक है, वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल है, फूड कंजम्पशन के। तो यहाँ से जो कांस्टेंट के है ना आपका, ये निकलता है K0S अपॉन KS प्लस S, ये मोनोड्स इक्वेशन होती है। तो ये अगर आप देखें पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन कि मोनोड इक्वेशन क्या होती है, मोनोड काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है, देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होगा, फिर एसिडोजेनेसिस होता है, ठीक है, एसिड फर्मेंटेशन एंड देन आपका एसिटोजेनेसिस होता है, उसके बाद मीथेन, ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट्स हैं तो लास्ट में क्या होता है, गैसेस इवॉल्व होंगी, तो मीथेनोजेनेसिस सबसे लास्ट में रहेगा। तो कभी भी एक फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, राइट। अब हम इस पूरी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस, फिर एसिडिफिकेशन, एसिटोजेनेसिस, देन मीथेनोजेनेसिस होता है, राइट। अब पूरी प्रोसेस क्या है कि हाइड्रोलिसिस कौन कैरी करता है,
कौन से मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी है। इन अ बैच सिस्टम डिक्लाइनिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, देखो सेम ही क्वेश्चन फिर से अलग तरीके से पूछ लिया कि जो डिक्लाइनिंग बैक्टीरियल ग्रोथ है कौन से फेज में ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने बताया आपको पहला क्या होता है, लैग था, देन लॉग ग्रोथ फेज था, फिर स्टेशनरी और फिर एंडोजेनस फेज था, यानी कि जब डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं, यानी डेथ फेज या फिर इसको डीके फेज भी बोल सकते हैं। तो ये डीके फेज होता है जब बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करती है, डिक्लाइन होने लग जाती है। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा है कोएगुलेंट्स यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन रॉ वाटर इज, तो रॉ वाटर को एल्कलाइन होना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन हम ये भूल जाएं एसिडिक एल्कलाइन क्या, तो अगर कोएगुलेंट्स के आपको नाम याद है जैसे कि एलम होता है, कॉपरस होता है, तो इनकी वर्किंग पीएच रेंज भी होती है, राइट। अगर वो वर्किंग पीएच रेंज भी तुमको थोड़ी बहुत ध्यान है तो उससे भी बना सकते हो कि हाँ भाई एसिड क्या कहते हैं एल्कलाइन होना चाहिए अगर हमारे को कोएगुलेंट्स को इफेक्टिवली वर्क कराना है, राइट। जैसे एलम की पीएच रेंज क्या होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पूछा है क्लोरीन फेड एंड क्लोरीन डिमांड, ठीक है, कितना क्लोरीन दिया गया, क्लोरीन डिमांड कितनी है, रेसिडुअल क्लोरीन कितना बच गया। तो भाई कोई चीज कितनी बचेगी के बराबर होता है जितना क्लोरीन ऐड किया माइनस रेसिडुअल पूछा हुआ है, कर दो तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फिर 15 था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो F/m रेशियो होता है वो किस रेंज में होना चाहिए। तो ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको ये डाटा याद है तो ही आप कर सकते हो, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को ये एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आगे वाले एग्जाम्स के लिए इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो कि भाई F/m रेशियो अगर पूछ लिया तो मुझे ये डेटा पता होना चाहिए। तो अगर आप देखो हमारे जो पूरा हमारे एक्टिविटी स्लज प्रोसेस होती है उसमें जो प्रोसेस के भी तरीके होते हैं, कुछ कन्वेंशनल, कुछ आपका कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन, टेपर्ड एरेशन। तो अगर सब में अगर आप देखो F/m की रेशियो 0.4 से 0.3 तक ही वेरी कर रही है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा, 15 का ए, ठीक है। तो इतना याद रखना, अब इससे ये पता लग गया तुम्हें F/m ASP का जो होगा 0.4 से 0.8, मतलब इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा 0.4 से 0.3 तक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग इफ इट इज ड्यू टू। अब पता है हार्डनेस क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्पररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, बॉईल करके भी रिमूव कर सकते हो, पर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम नहीं कर सकते। तो कौन सी हार्डनेस विच कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, टेम्पररी हार्डनेस, यानी कि कैल्शियम बाय कार्बोनेट को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, ये सब प्रोसेस रिक्वायर्ड होती हैं। देन मीथेमोग्लोबिनीमिया डिजीज जो है वो क्यों होती है, हमें इतना याद आ जाता है इसको नाम को सुनते ही कि नाइट्रेट्स की वजह से होती है। अब क्या वो जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हीमोग्लोबिन के साथ आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या दूसरा क्या नाम बोला जाता है, ब्लू बेबी डिजीज भी बोलते हैं हम। It is caused in children due to the conversion of nitrates to nitrites, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एंड CO2 नहीं रिएक्ट करते हैं, नाइट्रेट आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो मीथेमोग्लोबिन जो बनता है ना आपका, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, ठीक है। तो जो मीथेमोग्लोबिन बना आपका, ये किसकी फॉर्म बनी, जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी हीमोग्लोबिन से मिक्स हो जाए। तो जो मीथोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करने देता, ठीक है, वो रिप्लेस कर दिया उसने हीमोग्लोबिन को। इस वजह से क्या होता है, ये ब्लू बेबी डिजीज हो जाती है, ठीक है। नाइट्राइट जो है रिएक्ट कर जाता है ब्लड के साथ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर इंसिनरेटर, ये भी अगर आपने कई एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो एग्जाम देने से पहले। तो इंसिनरेटर में क्या होता है, 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस का आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। कलेक्शन सिस्टम रिकमेंडेड एट द एरिया, किस किस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो, ये भी मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है सब कुछ, कि कर्ब सर्विस होती है, स्टेशनरी कंटेनर, हॉल कंटेनर, सेट आउट। तो देखो कर्ब सर्विस क्या हो गई, जैसे आपके घर के आसपास कोई ऐसे आप खुद जाके कूड़ा डाल के आ रहे हो, कोई जगह ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये हो गया स्टेशनरी। आपने देखा होगा थोड़ा स्टेशनरी सिस्टम रखा रहता है, उसमें भी हम वेस्ट को डंप कर देते हैं। देन तीसरी क्या पूछी इसमें, कर्ब सर्विस है, स्टेशनरी कंटेनर, देन हॉल कंटेनर, सेट आउट सेटबैक। सेट आउट सेटबैक मतलब कि आपके घर में कोई आता है,
डस्टबिन उठाएगा, जैसे आती है ना स्वच्छ भारत की गाड़ी, तो आया डस्टबिन उठाया, वापस उसने कूड़ा डाला उस गाड़ी में, वापस आपके डस्टबिन को रख दिया, ठीक है। दिस इज द सेट आउट सेटबैक सर्विस। तो कलेक्शन सिस्टम एट द एरियाज जहाँ पे हाई जनरेशन रेट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे आप हॉल सिस्टम यूज़ करोगे, ठीक है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं ना, ये हॉल मतलब क्या होता है, जो चलती हैं गाड़ियाँ, तो जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट प्रिंसिपल। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का देखो क्या मतलब है कि आप रिड्यूस कर रहे हो वेस्ट को, कलेक्ट कर रहे हो, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, वही जो वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की हमने देखी थी कि आप पहले तो क्या करोगे, वेस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश, पहले तो प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, राइट, मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, ये सारी चीज़ें अपनाओगे, फिर उसके बाद रिकवर करोगे एंड फाइनली उसको डिस्पोज कर दोगे। तो इसने पूछा कौन सा जो है इसको, जो इसमें कंसिडर नहीं है, वेस्ट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली आप वेस्ट को मैक्सिमाइज थोड़ा ना करोगे, फिर से कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो वेस्ट को मैक्सिमाइज थोड़ा ना करेंगे, वेस्ट को तो हम मिनिमाइज करने की, वेस्ट की प्रिवेंशन करने की कोशिश करेंगे ना। तो 20 का ए आपका ठीक दिया हुआ है। देन 21st क्वेश्चन है प्रोपोर्शनेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सर्कुलर चैनल की। अब देखो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता है, तो इतना पता होगा वो क्या होता है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है, राइट। तो प्रोपोर्शनेट इसने वर्ड यूज कर दिया है। अब देखो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक एक सीवर की, मान लो अगर वो फुल रन कर रहा है तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पेरीमीटर, तो ये D/4। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर एक सीवर है रनिंग फुल, तो उसमें जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगी वो कितनी होगी। अब अगर वो सीवर पार्शियली फुल रन कर रहा है, ऐसे देखो कुछ एक एंगल पे ये अल्फा, तो आप डेप्थ निकाल सकते हो। तो कुछ प्रोपोर्शनेट डेप्थ होती हैं, प्रोपोर्शनेट पेरीमीटर। मैं ये बोलूँगी कि जो अब असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्जाम होगा ना, उसका लेवल ऑब्वियसली अप होगा इस एग्जाम से। तो हम इसे एक आइडिया भी ज़रूर लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं वहाँ पे, बट ऐसे नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, बट चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया D/4 है, तो कोई वैल्यू दे देगा, बताओ कि कितना होगा हाइड्रोलिक मीन रेडियस, राइट। या फिर ये जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, प्रोपोर्शनेट डेप्थ पूछ लिया, 1/2 1 माइनस कॉस α/2, मे बी एक ऐसा एंगल दे दे जो कि कॉस समथिंग एंगल निकालना पॉसिबल है। तो ये वाले फॉर्मुलेस भी आपको याद रखने हैं कि प्रोपोर्शनेट डेप्थ सीवर में क्या होती है, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनेट पेरीमीटर क्या होता है, α/360 डिग्री। देन प्रोपोर्शनेट एरिया क्या है, प्रोपोर्शनेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी डिस्चार्ज। सो ये आगे के एग्जाम्स के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सो दिस PDF इज़ वेरी हेल्पफुल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। देन साइज रिडक्शन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में साइज को कैसे रिड्यूस करते हैं, देखो श्रेडर्स होते हैं हमारे पास, ग्लास क्रशर्स भी होते हैं, वुड ग्राइंडर्स भी होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑल ऑफ द अबव, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेस्ट इज क्लासिफाइड बाय यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एज हैजार्डस इफ इट एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इतनी बार मैंने हैजार्डस वेस्ट के, अगर आप जो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं, मेरी वो वीडियोस भी देखोगे, पूरा हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है, कैसे उसको कैरेक्टराइज करते हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि भाई टॉक्सिक होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेबिलिटी उसकी होती है, रिएक्टिविटी होती है, कोरोसिव होता है, और कार्सिनोजेनिक भी होगा, राइट। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग, राइट। सो जिसमें ये सारी चीजें होंगी, तो इग्नाइटेबिलिटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी एंड कोरोसिविटी, तो ये सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। इस तरीके से आप एक वेस्ट को क्या बोलते हो, हैजार्डस वेस्ट बोलते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, देखो सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, ट्रू। तो छोटी इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होगा। हाईली हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस का मतलब क्या होता है कि मिक्स वेस्ट है, राइट, एक होमोजीनियस वेस्ट नहीं है, ये भी सही बात है, हेट्रोजिनस होता है। फिर इट इज हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस कंपोनेंट्स आर फाउंड, दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं। डी बोल रहा है ओनली हैजार्डस, नहीं, नॉन हैजार्डस कंपोनेंट्स भी होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हैजार्डस वेस्ट ही होगा। देन 25th क्वेश्चन, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होती है आपकी,
एरोबिक होती है और ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वे है। देखो कल को अगर आपसे किसी और ट्रीटमेंट के लिए पूछ लिया जाए तो मैंने इसके लिए भी आपको डेटा दे दिया कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ये भी एरोबिक प्रोसेस है। आरबीसी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर ये भी आपकी एरोबिक प्रोसेस है। एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी एरोबिक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, देन सेप्टिंग एंड इम्होफ टैंक आर एनारोबिक। फिर उसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अटैच ग्रोथ सिस्टम है, कौन सा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। सो वो भी मैंने आपको डेटा सारा दे दिया है। 26 क्वेश्चन बोल रहा है जो आपका अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर होता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखो इसका इसलिए मैंने इमेज आपके पास ले आई हूँ। तो इन्फ्लुएंट यानी कि आप वेस्ट को कहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बॉटम ऑफ द रिएक्टर। तो इसने पूछा है कहाँ से वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टर। 27 क्वेश्चन, डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट, मैंने रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में भी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, आपको कंटेंट भी दिया हुआ है। तो उसमें साफ मेंशन है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को आप कैसे मेजर कर सकते हो। ये जो थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर है TLD, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो, राइट। देखो इस तरीके से ये एक ही मीटर होता है, इससे ही आप रेडिएशंस को मेजर कर सकते हो। पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन है, यू कैन रीड। देन 28 पीक फैक्टर फॉर पॉपुलेशन। तो 7,50,000 से अबव अगर आपकी पॉपुलेशन होती है तो पीक फैक्टर होता है आपका 2। तो देखो पॉपुलेशन जैसे कम हो गई यानी कि सैंपल साइज कम होता जा रहा है, पीक फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो अगर 20,000 तक पॉपुलेशन है तो 3, 20,000 से 50,000 तो 2.5, एंड देन 50,000 टू 7,50,000 2.25, एंड देन अबव दिस 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 29 परमिसिबल मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर कॉन्क्रीट सीवर पाइप। ठीक है, इसमें सारे सीवर मटेरियल्स एंड उनकी क्या क्या परमिसिबल वेलोसिटीज होती हैं, लिमिटिंग वेलोसिटी आई मेंशन ऑल दोस। अगर विट्रीफाइड टाइल या ग्लेज ब्रिक होती है तो 4.5 से 5.5 होता है। कास्ट आयरन सीवर हैं तो 3.5 से 1.5 आप क्या करते हो, उसको परमिट कर सकते हो। स्टोनवेयर में 3 to 4, सीमेंट कॉन्क्रीट हो तो 2.5 से 3। और आपसे किसका पूछा है? सीमेंट कॉन्क्रीट सीवर ही पूछा है। तो 2.5 से 3 कौन सा ऑप्शन बना? ए। देन 30th क्वेश्चन है टिपिकल COD कैरेक्टरिस्टिक जो ऑफ ओल्ड लीचेट, मतलब 25 से 30 साल पुराना कोई लीचेट हो तो उसमें टिपिकल COD वैल्यू कितनी रहती है उसकी? वो रहती है 250 mg/लीटर की। नेक्स्ट है माइक्रोवेविंग। अब माइक्रोवेविंग क्या है? जब हम हॉस्पिटल वेस्ट मतलब वहाँ से क्या बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को जब आप ट्रीट करते हो तो ऑटोक्लेविंग प्रोसेस भी होती हैं, माइक्रोवेविंग प्रोसेस भी होती हैं, बहुत सारी। तो इसमें पूछा ये जो माइक्रोवेविंग है ये कौन सी प्रोसेस है? तो ये आपकी थर्मल प्रोसेस है। ठीक है, माइक्रोवेव क्या है? मैकेनिकल भी नहीं होगी, केमिकल, बायोलॉजिकल। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। इसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये 31 क्वेश्चंस हैं और देखो इसमें मैंने सारी प्रोसेस मेंशन कर दी कि 5 टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आप बायोमेडिकल वेस्ट को क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, लाइक केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, इरेडिएशन एंड बायोलॉजिकल। तो थर्मल के अंदर लो हीट सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग आता है। देन हाई हीट सिस्टम भी होता है जिसमें आप इंसिनरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। देन दे आर मैकेनिकल प्रोसेस ऑल्सो, मैकेनिकल जैसे डिवाइसेस, शेडिंग यूज़ कर लिया आपने, कॉम्पैक्शन कर दिया, irradiation process, and then biological process also. So these are 31 questions which were asked from solid waste management in your exam in junior environment engineer. तो ये सारा सिलेबस है जो मैंने अभी आपको शो भी कर दिया है। इससे ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो इससे हमें क्या हम सीख सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का है, कि इन क्वेश्चंस को तो हम ज़रूर देखें जिस टॉपिक से इसमें पूछा गया है, राइट।
एंड इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस जैसे कि आपको योरपीडिया ने इंजीनियर करियर पॉइंट ने दिए हुए हैं, ठीक है, सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है, उसी में से ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है आप बोलें कि हमें ये सिलेबस है या ये कंटेंट है इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया है, राइट। सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो आप कॉमन सेंस से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है जो अभी आपका पीपीएससी का असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का होना है, तो आप हमारा मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर करियर पॉइंट का। बहुत ही छोटा सिलेबस है आपका, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जेईई से ज़्यादा आपकी वैकेंसीज एईई के लिए होंगी, राइट। तो आपके पास अभी टाइम है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और जो आपके बाकी यूनिट्स बचे हैं जैसे हाइड्रोलॉजी एंड एयर पोल्यूशन, उनके भी क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस होंगे इन नेक्स्ट वीडियोस. So if you have any query then you can comment on the video and also you can download this PDF from Telegram channel Engineer Career Point. किसी भी तरह की क्वेरी है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, राइट. एंड कोई भी इशू है इस एग्जाम से रिलेटेड, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, राइट. सो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट.